वंदे मातरम। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का नाम तो सबने सुना होगा, लेकिन काम सुना है क्या? इंसाफ वो नहीं जो किताबों में लिखा है, इंसाफ वो है जो हर व्यक्ति को बराबरी से जीने का हक दे। बाबा साहेब ने हमें सिर्फ कोई एक संविधान नहीं दिया, उनने एक माइंडसेट दिया। और ये कोई सामान्य व्यक्ति अगर होते तो आप सोचिए जिनके साथ बचपन में भेदभाव हुआ, वो कानून रचने वाले बने, मतलब उनका धैर्य का स्तर क्या होगा। कोशिश करता हूं आपको बताने की कि बाबा साहेब ने उनके क्या क्या लेजेंडरी काम थे। जैसे अनुच्छेद 17 की अगर हम बात करते हैं, छुआछूत का अंत, अनटचेबिलिटी अबॉलिश्ड जिसको हम बोलते हैं, कि ड्राफ्ट किया गया था जब बाबा साहेब अंबेडकर ने 1947 से जब 1949 की बात करते हैं, जिसको 1950 में जो हमारा संविधान बने, उस समय की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट जिसको कहते हैं 1955 में जो बना, ये क्या हुआ ना कि जो उनने बेस बना के गए थे उसी पर ये सब चीजें हुई हैं। जैसे शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट जो था, जो 1989 का, लेकिन बना कहां से? उनने बेस दिया इसका। आपको ये समझना, अगर देखिए संयम नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपके काम का नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, बहुत सारे और भी काम है। मेरा मानना यह है कि किसी के भी बारे में कुछ सोच विचार या कुछ बोलने के पहले अगर आप उसके बारे में जानकारी रखेंगे, जैसे इन जैसे लेजेंडरी व्यक्ति के बारे में मैं हमेशा कहता हूं कि उनको थोड़ा सा कम क्रेडिट मिला है देश के अंदर, मैं हमेशा कहता हूं इस बात को। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को, उनको भी कम क्रेडिट मिला। तो यहां पर जब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद जैसे 15(1) भेदभाव निषेध जिसको हम बोलते हैं, क्लासिक लाइन उसकी क्या है कि स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। बाबा साहेब का मूल विचार जो था वो था इक्वालिटी बिफोर लॉ। संशोधन की अगर हम बात करें तो जैसे 15(4) जो है, 15(4) जो है वो जोड़ा गया। 1951 फर्स्ट अमेंडमेंट जो था SC, ST, OBC के लिए जो स्पेशल प्रोविजंस को वैध बनाया गया। अनुच्छेद 16 अगर हम आर्टिकल 16(4) की बात करते हैं, नौकरियों में आरक्षण, ओरिजिनल ड्राफ्ट बाबा साहेब का योगदान क्या था कि उसमें जो संशोधन था ना, जो कई बार क्लैरिफाई किया गया है। 77th जो अमेंडमेंट था 1995 में, जिसको हम बोलते हैं प्रमोशन में आरक्षण वाला है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की अगर बात करते हैं, भाग 4 जो है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आता है। बाबा साहेब का कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्ट्रीब्यूशन जो था, उनका कॉन्स्टिट्यूशन का एक अलग नजरिया था उनका। इनका विजन जो था सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की हम बात करते हैं। जैसे संशोधन अगर आप बात करो तो 42nd अमेंडमेंट जो 1976 का है, ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट माना जाता है। उसमें जो सोशलिस्ट और सेक्युलर जो इसमें जो शब्द जोड़े गए थे वो इसी में जोड़े गए थे। फिर 44th अमेंडमेंट की अगर हम बात करते हैं 1978 का, आर्टिकल 38 को, जिसमें बोलते हैं कि और मजबूती दी। अब अगर और आप जाओगे तो सबसे पावरफुल जिसको हम बोलते हैं ना कि अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा कहा जाता है उसको, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहा जाता है, जो मैं कई बार कोट करता हूं। बाबा साहेब वर्ड्स उसके लिए क्या था, इट इज द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वेरी हार्ट ऑफ इट। अब कोई ऐसा मैं बोल सकता हूं जिसमें कोई बदलाव नहीं हो, क्योंकि उनने क्या कहा था, जिसका मैं हमेशा कहता हूं कि जिसके अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। संविधान जब निर्माण हुआ ना, जो आज सोशल मीडिया पर फ्री स्पीच की बात करते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, हम जो भी किसी को कुछ कह सकते हैं, मैं भी जिसका उपयोग करता हूं, वो मौलिक अधिकार में एक आया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। जो आजादी हर इंसान की, भाग 3 पार्ट 3 अनुच्छेद 12 से 32 में जो लिखा हुआ है कि मुख्य अधिकार जो क्या है वो अधिकार, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जिसको बोलते हैं। बाबा साहब की सोच जो थी ना, वो भारत में सबको एक इक्वालिटी की बात करने की बात थी। आरक्षण व्यवस्था अगर हम बात करें, सामाजिक न्याय की रीड करते हैं, अनुच्छेद 15(4) जो है, 16(4) जो है, पहला संशोधन जिसको हम बोलते हैं कि पहला संशोधन क्या था। अभी पहले संशोधन में अगर आप फर्स्ट अमेंडमेंट की हम बात करते हैं 1951 में, पंडित नेहरू के समय बाबा साहेब के प्रस्तावों के जो असर हुए, जिनको अगर उसके बारे में नहीं पता तो क्या होता है ना कि बहुत भटकने वाली बात हो जाती है। लेकिन अगर आप सिर्फ, मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चों को ना, आने वाली पीढ़ियों को आप, ठीक है यार बाकी सब ऐसे भी स्कूल, मतलब असल लाइफ में पता नहीं, एजुकेशन जरूरी है, लेकिन किस प्रकार की एजुकेशन। मेरी मांग है आज इस दिन पर, बाबा साहेब के आज इस दिन पर, बाबा साहेब अंबेडकर साहब के आज दिन पर, कि भारत में पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक बेसिक अगर हम करें ना, तो सबसे बड़ा यह है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना चाहिए, टेक्नोलॉजी पढ़ाना चाहिए। ये दो चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट है। कानून अगर आएगा और टेक्नोलॉजी आएगी तो हमारा देश वैसे ही विश्वगुरु ऐसे ही बन सकता है। शिक्षा और नौकरियों में SC, ST और OBC को जो बराबरी देना, बाद में जिसका 76th अमेंडमेंट जिसको हम बोलते हैं ना, 1994 का हुआ था, तमिलनाडु में 69% आरक्षण जो वाली बात है, 130 पर जो संशोधन हुआ जिसमें EWS जुड़े, महिलाओं के लिए बराबरी पर मोर्चे पर, हिंदू कोड बिल ड्राफ्ट जो था 48, 50,
बिल पास ना होने पर बाबा साहेब ने इस्तीफा दे दिया था। मतलब सोचिए उस स्तर पर। मुख्य प्रावधान जो बाद में लागू हुआ, हिंदू विवाह अधिनियम जिसको बोलते हैं 1995, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम जो बोलते हैं 1956, महिलाओं को तलाक का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, उनका हिस्सा अडॉप्शन के, ये सब किसने बोला? बाबा साहेब ने। अब नीति निर्देश तत्व जिसको हम बोलते हैं ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, भाग 4, उसका भाग 4 का 36 से 51 अगर आप समझते हैं, प्रभाव सरकार को गाइड करना कि भारत कैसा हो। उसमें मुख्य बातें क्या थी? समान वेतन, स्वास्थ्य, शिक्षा सबसे बराबर होना चाहिए, शराबबंदी, पर्यावरण सुरक्षा, 44वां जो संशोधन हुआ 1978 अनुच्छेद 38 को, सोशल जस्टिस एम्फसाइज किया गया जिसपे। उसके बाद अगस्त 29, 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन बन गए थे उसके। हिंदू कोड बिल 48 से लेके 51 तक, औरतों की शादी, तलाक, संपत्ति के हक दिलाने वाली बात करिए। पार्लियामेंट ने अपोज किया तो नवंबर 1951 में इस्तीफा ठोकने वाले पहले इंसान बन गए कुर्सी में, जिसको कुर्सी से मोह नहीं था। पूना पैक्ट की अगर हम बात करें, गांधी जी से पॉलिटिकल एक बोलते हैं क्लैश हुआ, लेकिन बाद में समझौता इसलिए कि रिप्रेजेंटेशन इसलिए क्योंकि दलितों की रिप्रेजेंटेशन है। पूना पैक्ट की बात करो, आप सोशल रिफॉर्म की बात करो। अब 1936 में जब कास्ट सिस्टम पे सीधा वार किया इनने, पहले व्यक्ति थे, गांधी जी के व्यू से इनका डिसएग्री करते थे, लेकिन जातिवाद को मिटाने के लिए उनने बोला कि नहीं भाई मैं तो पीछे नहीं हटने वाला। उसके बाद जब टकराव हुआ इनका गांधी से, जब एक टकराव हुआ 1932 में, अंबेडकर के जो अनशन और अंबेडकर के पॉलिटिकल स्टैंड को जो तीखा डिफरेंस था, लेकिन बातचीत से फिर क्योंकि दलितों के हित के लिए करना था, तो इसलिए नेहरू जी से भी संबंध ऐसे ही थे क्योंकि लॉ मिनिस्टर बने। लेकिन हिंदू कोड बिल पर जब सपोर्ट न मिला तो उन्होंने कहा कि भैया इस्तीफा ले लो अपने। सरदार वल्लभ भाई पटेल से जो थे इनडायरेक्टली भी सपोर्टिव थे। एक रिपोर्ट के हिसाब से सरदार वल्लभ भाई ने उन्हें कैबिनेट में जाने के लिए गांधी जी को इन्हीं ने बोला था कि भाई इनको आगे करना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस साहब से जो था, वो एक बार इनकी मुलाकात हुई थी 22 जुलाई 1940 को बॉम्बे में। तो ऐसा व्यक्तित्व तो आप सोचिए कि जिनके बारे में सुनने में आदमी थक जाए, तो सोचिए उस व्यक्ति ने कितना किया होगा। तो मैं तो सिर्फ मुझे लगता है कि 10 से 20% कवर कर पाया। मैं बहुत सम्मान करता हूं बाबा साहेब अम्बेडकर की। अगर हम बातें समझ के चले और अगर हम आने वाली पीढ़ियों को, मैं फिर से आखिरी में यही तो डिमांड करता हूं सरकार से भी, आने वाली पीढ़ियों से भी कहता हूं कि अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ 2 चीजों पर फोकस करवा दीजिए, बाकी सब चीज होती रहेगी। पहला उनको कॉन्स्टिट्यूशन और कानून का। मैं क्यों ये वीडियो कर रहा हूं? सो दैट आपको कानून के बारे में पता चले, संविधान के बारे में पता चले कि आपके अधिकार क्या है और वैसे ही आपकी जिम्मेदारियां क्या है। तो ये एक है। और इसके अलावा मैं ये चाहता हूं कि बच्चों को हमें एआई मशीन लर्निंग पे आज डालना पड़ेगा, जैसा चाइना ने शुरू कर दिया। पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक उन्होंने एआई कंपलसरी कर दिया है। तो आप समझिए, वरना हम आगे चल के ना कोई भी टैरिफ बढ़ाएगा और आप रोते रहोगे, नौकरियां जाती रहेंगी। इसलिए हमें स्किल्स देना पड़ेगी। ये सब मैं चाहता हूं कि आज के दिन में मैं कोशिश कर रहा हूं अपनी बात रखने की। सही लोगों तक पहुंचेगा तो अच्छा है, व्यक्तिगत मिलता हूं तो भी बोलता हूं, नहीं भी पहुंची तो अपन अपना प्रयास करते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।